विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पिछले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था। संधारित्र के टाइप्स देख रहे हैं हम, और ये दूसरा टाइप है गोलीय संधारित्र। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि गोलीय संधारित्र होता क्या है और इसकी धारिता को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोलीय संधारित्र, हम संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र की शर्तें पढ़ चुके हैं कि संधारित्र होता क्या है जिसके अंदर कम से कम मीन्स दो प्लेटें हों जिन पर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हों। तो जब वो दोनों प्लेटें समांतर होती हैं तब तो हम उसको बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गोलीय संधारित्र है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो प्लेटें हैं वो गोलाकार होंगी, और गोलाकार भी इस टाइप से, जैसे मान लो ये एक गोला है, ये इसके अंदर दूसरा गोला, कंसेंट्रिक है यानी सकेंद्रीय गोले हैं, और इन दोनों सकेंद्रीय गोलों की ऐसी व्यवस्था जिन पर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हों, ये व्यवस्था गोलीय संधारित्र कहलाती है। एक बार फिर से सुन लें, जब दो सकेंद्री चालक गोलों पर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित हों तो इस व्यवस्था को गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये गोला A है और ये B है। मीन्स माना दो गोले, सकेंद्रीय गोले A व B, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 हैं। त्रिज्या क्या है? R1 एंड R2, एंड R1 लेस देन R2। ओके, अब यहां पे एक समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि हम किसको आवेश दें और किसको भूसंपर्कित करें। तो फिर हमें जो है चेक भी करना पड़ेगा कि भाई ये व्यवस्था संधारित्र है या नहीं है। क्यों? क्योंकि संधारित्र की व्यवस्था बहुत क्लियर है, आवेश की मात्रा समान होनी चाहिए, यानी प्रेरित आवेश उतना ही होना चाहिए जितना प्रेरक का आवेश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर मान लेते हैं गोले A को धनावेश दिया प्लस Q आवेश, तो फिर गोले B की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हुआ, ऋणावेश प्रेरित हुआ। मान लें कि जो ऋणावेश हैं वो Q डैश है। अभी के लिए हम मान लेते हैं, प्रूव करेंगे कि Q डैश Q के बराबर हैं तो ये व्यवस्था संधारित्र है, अदर देन नहीं। हम संधारित्र के अंदर भूसंपर्कन भी करते हैं, और यहां पे हम भूसंपर्कित किसको करेंगे? बाहर वाले गोले को। तो अंदर वाले गोले को आवेश दिया गया है धनावेश, बाहर वाले गोले को भूसंपर्कित किया गया। और प्यारे बच्चों, भूसंपर्क का विभव हमेशा 0 होता है। पृथ्वी की सतह एक सापेक्ष तल के रूप में हमने पहले भी बताई है, जहां पर विभव का मान 0 है। तो ये व्यवस्था हम इसको प्रूव करते हैं पहले कि Q डैश जो है वो Q के इक्वल है कि नहीं है मैग्नीट्यूड में। तो हम यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट देखते हैं कि VB बराबर क्या है? 0। बाहर वाला गोला यानी बड़ा गोला जो है उसको भूसंपर्कित कर रखा है, तो इसका मतलब उसका विभव 0 है, जिसके आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश है, जिसको हमने अभी Q डैश के रूप में लिखा है। प्रकृति हमें अपने आप ही पता चल जाएगी। Q डैश के साथ में प्लस और माइनस अभी नहीं लगाएंगे हम। तो Q डैश आवेश मान लो प्रेरित हो रहा है, और अंदर वाले गोले का आवेश धनावेश है Q।
हम B का जो विभव है वो इस टाइप से लिख सकते हैं। विभव की परिभाषा क्लियर है सबको अच्छी तरह से कि विभव क्या है, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। अच्छी तरह से रट जानी चाहिए क्योंकि हमने तीसरे पार्ट में जो है बार बार इसको रिवाइज किया है और इस लेसन के अंदर भी हम जहाँ कहीं पर भी ये कंसेप्ट आ रहा है वैसे वहाँ पे मैं बार बार ये परिभाषा दोहरा रहा हूँ। तो एक तरह से रिवीजन हो जाना चाहिए कि विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। अब जब B का विभव ज्ञात कर रहे हैं हम तो B पर आवेश है, A पर भी आवेश है। B और A दोनों पर आवेश हैं तो दोनों के कारण विभव परिभाषित होगा। लेकिन हमें जो है B का विभव देखना है, इसका मतलब गोले B की सतह तक एकांक धनावेश को लाना है। और गोले के लिए हम जो दूरियों का मापन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, केंद्र से। तो इसका मतलब बाहर वाले गोले के खुद के आवेश के कारण जब विभव देखोगे तब दूरी R2 आएगी और A के आवेश के कारण देखोगे तो भी दूरी R2 ही आएगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा B का विभव B के आवेश के कारण प्लस A के आवेश के कारण। बिंदु आवेश या चालक गोले अचालक गोले इनके कारण हमने विभव का फॉर्मूला देखा था KQ बाई स्मॉल r। तो जब हम B के आवेश के कारण लिखेंगे तो इसको लिखेंगे KQ डैश बाई R2। B की सतह पर विभव Q डैश आवेश के कारण। और जब हम A के आवेश के कारण देखेंगे तो A का आवेश बटा R2। हालांकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमने जैसे पढ़ा है चालक गोले या गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव उतना ही होता है जितना पृष्ठ पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले B में एनक्लोज्ड टोटल चार्ज जो है वो हम Q डैश प्लस Q के रूप में ले सकते हैं, जैसा यहाँ पर भी आपको मिल रहा है क्योंकि K अपॉन R स्क्वायर तो सॉरी K अपॉन R2 तो कॉमन है। देन टोटल चार्ज है Q डैश प्लस Q। ओके, तो ये B का टोटल विभव हुआ और इसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो। अगर ये जीरो हैं तो हम यहां से देख सकते हैं KQ डैश बाई R2 इक्वल टू माइनस KQ बाई R2 मीन्स Q डैश इक्वल टू माइनस Q। क्लियर? बहुत सिंपल है कि हमने ये यहाँ पे ये प्रूव कर लिया कि जो प्रेरित आवेश हैं Q डैश वो Q के बराबर हैं परिमाण में और प्रकृति इसकी विपरीत है। यहाँ पे जैसे बुक्स के अंदर जो डेरिवेशन दे रखा है उसकी बजाय मैं इस टाइप से कर रहा हूँ, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे धनावेश लिया हुआ है, यहाँ अंदर ऋणावेश प्रेरित हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी बजाय मैं जो है यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ कि सॉरी वहाँ पे अंदर वाले गोले को जो है ऋणावेश दिया गया है तो यहाँ पे धनावेश प्रेरित हुआ और उसका ऋणावेश जो है वो भू संपर्कित हो गया। लेकिन उसकी बजाय मैं इसको ज़्यादा जो है ईजी मानता हूँ, इसलिए अंदर वाले गोले को हमने धनावेश दिया तो बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित हुआ और हमने बहुत आसानी से जो है इसको प्रूव कर लिया Q डैश इक्वल टू माइनस Q। अब हम देखते हैं, क्योंकि जैसे PPC की धारिता निकालते टाइम मैंने एक मेथड बताया था EVC, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड देन कैपेसिटेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि गोले का जो विभव है वो हमें पहले से पता है फॉर्मूले के रूप में, तो हम डायरेक्ट विभवांतर निकाल लें और विभवांतर से फिर धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ A का विभव। A का विभव यानी VA। A का विभव क्या होगा, क्योंकि विभव वही चीज है,
वही से मतलब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है। मेरे साथ साथ दोहराते रहिए, आपको विभव की परिभाषा जो है रट जाएगी अच्छी तरह से। तो ए का विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में पहले यहाँ तक आएगा, तो क्यू डैश आवेश जो है ये भी उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। फिर यहाँ अंदर आएगा तो इसका आकर्षण प्रतिकर्षण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी हम जब ए का विभव लिखेंगे तो दो टुकड़ों में लिखेंगे, एक तो बी के आवेश के कारण और दूसरा ए के खुद के कारण। बी के आवेश के कारण जब हम विभव लिखेंगे तो इसको लिखेंगे के क्यू डैश अपॉन R2, एंड ए के आवेश के कारण लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे के क्यू बाई R1। इसके अंदर और इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट हो तो अच्छी तरह से जो है देख लेना कि यहाँ R1 आया, यहाँ R2 आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि जब हम B का विभव परिभाषित कर रहे थे तो B के विभव के लिए B की सतह तक ही देखना है, और जब A का विभव परिभाषित कर रहे हैं तो इसका मतलब A की सतह तक आवेश को लाना है। तो उस केस में ये दूरियां अलग अलग मिलेगी, जबकि वहां पे दोनों सेम थी। क्लियर है? Q डैश हमने प्रूव कर रखा है माइनस क्यू, देन ये हो गया माइनस के क्यू बाई R2 प्लस के क्यू बाई R1, और के क्यू को अगर कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। VA यहां हमारा बन जाएगा के क्यू R1 इंटू R2, R2 माइनस R1। ओके, ये विभव है किसका? A का, और इससे हम विभवांतर भी निकाल सकते हैं, डेल्टा V, VA माइनस VB। ध्यान रहे उच्च विभव माइनस निम्न विभव, ये विभव कितना है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि विभवांतर VA के बराबर ही होगा, यानी के क्यू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2। जब हमें विभवांतर मिल गया तो अब हम धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। धारिता का प्राइमरी फॉर्मूला होता है Q बाई V। सबसे इनिशियल में जो हम कंसेप्ट के रूप में देखते हैं, Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। Q से Q कैंसिल कर दें, C इक्वल टू R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1। वेरी इजी, 1/K R1 R2 बाई R2 माइनस R1। और 1/K को अगर हम मीडियम के रूप में लिखते हैं और फॉर एग्जांपल निर्वात में लिखते हैं तो यही धारिता हमें मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी तरह से जो है क्लियर हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। अब हम यहाँ पर भी जो है डिपेंडेंस देख सकते हैं कि ये जो धारिता है, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो एक तो जैसे माध्यम हमें दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात के लिए है। अगर हम कोई दूसरा माध्यम ले लेंगे तो ये मिलेगा आपको एप्सिलॉन, यानी माध्यम में हम इसको लिखेंगे C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बाई R2 माइनस R1। दैट्स वाई C डैश बाई C ये आपको एप्सिलॉन R के बराबर मिलेगा। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि माध्यम में धारिता उसके माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के इक्वल होती है।
मीन्स निर्वात की धारिता और उसका परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक 1 से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें धारिता भी बढ़ी हुई मिलेगी। अब इसकी जो निर्भरता है यानी आकार पर कैसे निर्भर करता है वो हम देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए, अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 है, बाहर वाले की R2। अगर हम R1 को बढ़ाएं और R2 कांस्टेंट रहें तो धारिता में क्या परिवर्तन होता है हम देख सकते हैं, या R1 को कांस्टेंट रखें और R2 को घटाएं तो क्या परिवर्तन होता है, और अगर R2 को बढ़ाएं तो क्या परिवर्तन होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो ये है कि अगर हम R2 को बढ़ाएं, वैसे सिंपल सी बात है, यहाँ से बहुत क्लियर समझ में भी आ जाना चाहिए कि R1 को बढ़ाएं और R2 को घटाएं और दोनों गोलों को मिला दें, तो इसका मतलब दोनों भूसंपर्कित हो जाएंगे। तो दोनों भूसंपर्कित होने से विभवांतर 0 हो जाएगा, और विभवांतर 0 होगा तो धारिता इन्फिनाइट हो जाएगी। अब R2 को बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि R2 को बढ़ाने पर धारिता कैसे प्रभावित होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 को, यानी R2 का केस देखना है तो इसका मतलब R2 को हम यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि अंश और हर दोनों में जब आ रहा है तो किसी एक साइड में जो है अपने को इसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं R2 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस R1 बाई R2, R2 से R2 कैंसिल हुआ तो ये हमें मिल गया 1 माइनस R1 बाई R2 ऊपर R1। अब देखें कि अगर R2 को इंक्रीज कर रहे हैं, R2 को बढ़ाने पर R1 अपॉन R2 घटेगा, R1 अपॉन R2 घटेगा, 1 माइनस R1 अपॉन R2 बढ़ेगा और धारिता घटेगी, क्योंकि व्युत्क्रम में आ रही है। ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ रही है कि हम R2 को बढ़ा रहे हैं, बाहर वाले गोले की त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में R1 अपॉन R2 घटेगा, 1 माइनस R1 अपॉन R2 बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि R2 को बढ़ाने पर धारिता घटती है। अगर मान लो यहाँ पे R2 को हम इन्फिनाइट कर दें, यानी इतना बढ़ा दें कि दूसरे गोले की त्रिज्या अनंत हो जाए, तो फिर R1 अपॉन R2 घट करके 0 हो गया, तो C बराबर 4πε0 R1। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारे पास में एक गोला है जिसकी त्रिज्या R1 है, R1 है, हमने मान लिया कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या R1 है, तो इसकी धारिता क्या हुई, ये गोलीय चालक हुई, और गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε0 R। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो तो संधारित्र का पढ़ा है, जबकि हमें लास्ट में जो धारिता मिली है वो तो एक गोलीय चालक की मिली है। अब गोलीय चालक की धारिता मिलना ये प्रूव कर रहा है कि ये भी एक संधारित्र है, यानी ये भी एक गोलीय संधारित्र है, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट या दूसरा गोला कहाँ पर है, अनंत पर, यानी दूसरे गोले की त्रिज्या क्या है, अनंत है। तो इस टाइप से हम ये यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि एक अकेला गोलीय चालक भी संधारित्र हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब उसका दूसरा गोला या दूसरी प्लेट अनंत पर स्थित हो। तो इस टाइप से आज के टॉपिक में हमने गोलीय संधारित्र पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। परिभाषा क्या है, दो सकेंद्रीय चालक गोलों की ऐसी व्यवस्था जिन पर आवेश परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के हों, गोलीय संधारित्र कहलाता है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे R1 और R2
अंतर काफ़ी कम होता है, यानी जो बीच का भाग है वो बहुत कम है, गैप बहुत कम है, तो R1 नियरली इक्वल टू R2 होता है। तो इसी वजह से यहाँ जैसे R1 इंटू R2 आ रहा है, तो एक तरह से पाई R स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के रूप में इसको हम देख सकते हैं, क्षेत्रफल के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमें वहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता का फॉर्मूला मिल रहा था, वो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ भी A आ रहा है, पाई यानी 4 पाई R स्क्वायर, R1 और R2 इक्वल, अगर नियरली इक्वल है तो 4 पाई R स्क्वायर, दैट्स एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट वहीं आ रहा है, और वहाँ पे प्लेट अंतराल था, यहाँ पे प्लेट अंतराल मीन्स ये वाली दूरी R2 माइनस R1। तो ये हमने डेरिवेशन किया और यहाँ पे ये प्रूव भी किया कि अगर बाहर वाले गोले की त्रिज्या को बढ़ाते जाएं तो उस केस में धारिता कम होती है, और अगर त्रिज्या अनंत हो जाए तो धारिता एक गोलीय चालक की धारिता के बराबर हो जाती है। क्लियर? तो हम जो है संधारित्र के टाइप्स में ये 2 टॉपिक ही पढ़ेंगे। पहला था समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा था ये गोलीय संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र हमारे सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो भी जैसे फॉर्मूले आ रहे हैं उसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है या एप्सिलॉन आ रहा है, अगर हम इसके अंदर पूरा माध्यम भर दें तब तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर मान लो आंशिक रूप से माध्यम भरा हो तो उस केस में हमें अलग से जो है डेराइव करके फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।